गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम 223 का आपका फोर्थ ब्लॉक दैट इज मॉडर्न ट्रेंड्स, ठीक है, उसमें यूनिट नंबर 12 उसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 12 जो है वो वो है कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अभी तक हमने इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा, इंडेक्सिंग कैसे हो रही थी, मैनुअल हो रही थी, फिर कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटराइज्ड होने लगी। लेकिन उसके बाद जब वेब शुरू हुआ, ठीक है, इंटरनेट शुरू हुआ, तो इंडेक्सिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। और कॉन्सेप्चुअल चेंजेस में इंडेक्सिंग में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, अभी के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, वेब में किस तरह से इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लास्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी कि टेक्नोलॉजी आने से कैटलॉगिंग या इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग में क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो फर्स्ट जो यूनिट है आज आपका वो है कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, कॉन्सेप्ट में बदलाव क्या हुए टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इंफॉर्मेशन कहते थे या डेटा कहते थे। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चेंज कर दिया गया है, उसे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कि अब हम जिन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं वो नॉलेज रिसोर्सेज है, वो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज नहीं है। उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो जो रिसर्च जिस लेवल पे होता है, ठीक है, अ, जो भी व्यक्ति उसे लिखता है वो उस नॉलेज के लेवल पे पहुंचने के बाद उनको एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास पहुंचाता है, इसलिए दिस रिसोर्सेस आर कॉल्ड नॉलेज रिसोर्सेस इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स, प्लानिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स एंड लिंकिंग इंटर रिलेटेड डिजिटल रिसोर्सेस, उनको लिंक कैसे किया जाए। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेस टू हेट्रोजीनियस नेटवर्क रिसोर्सेस, देन फ्यूचर ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑन दी वेब, वेब पे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे के इज फॉर नॉलेज एंड ओ इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, अगर जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि हम उसे इजीली रिट्रीव कर सके। ठीक है, तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की जो फील्ड है वो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से रिलेटेड है। एन इंट्रोडक्टरी डिसीजन ऑन knowledge organization demands a clear understanding about knowledge, information and data and their hierarchical relationship। ठीक है, आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डेटा इसके बारे में तो पता ही है ना, एक क्लास ली थी मैंने नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डेटा के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने अटेंड की है। ठीक है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज नॉलेज, पता है ना, या किसी को कोई डाउट है इसमें? थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली word used in our society and widely differ in its meaning, from news to intelligence, data to knowledge. However, uh, in context of library and information science, information is understood as something more than data। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा, ऐसा डेटा जो किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ उसका रिलेशन जनरेट किया गया हो, जो इस चीज को देख के हम कुछ चीज समझ सकते हैं, that is called information। Data is related whereas information, data is unrelated whereas data information is related। ठीक है, डेटा को किसी अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन बनेगी जब वो रिलेशन जनरेट करेगी। ठीक है, अगर कोई रिलेशन नहीं है नंबर्स में किसी भी डेटा में तो वो क्या कहलाएगा? वो डेटा कहलाएगा, वो इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। Information reflects an organization of data. Characteristically, it provides verifiable statement of facts that can either true or false। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? वो वेरीफाइबल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। और वो स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में कहा था, जो इंफॉर्मेशन डेटा एंड नॉलेज के ऊपर थी, कि जो टर्म इंफॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन बहुत इजी नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गलत है तो क्या वो इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, इस पर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक वेरीफाइबल स्टेटमेंट होता है, आपको वो पता चल सकता है अगर उसको आप वेरीफाई करेंगे कि वो सही है या गलत है। Knowledge, on the other hand, belongs to higher plane of organization. It assumes a verified status of truth and falsity and comprehend generalized pattern of information. ठीक है। अब नॉलेज क्या है? नॉलेज इंफॉर्मेशन से एक स्टेप और ऊपर है, ठीक है। डेटा सबसे बेसिक में होता है, ठीक है, जो उसमें कुछ नंबर्स या कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। जब हम उसको किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन को जब हम समझ लेते हैं, ठीक है, उसको हम रिलेट करने लगेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? वो नॉलेज बन जाएगा। अगर हम उसके पैटर्न्स को समझने लगेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग उस इंफॉर्मेशन की हमें होगी, ठीक है, कि वो सही है या गलत है, हमने उसको वेरीफाई कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद वो नॉलेज का फॉर्म ले लेगी। The following diagram represent the transition from data to information to knowledge and ultimately to wisdom. Wisdom इस जो चेन है इसमें सबसे या हेरारकी है इसमें सबसे टॉप में होता है। Transition from lower stage to higher up is carried on through understanding, which has no separate level of its own. The structural and functional relationship between data, information, knowledge and wisdom are represented in the following data, information, knowledge, wisdom model. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस में क्या होता है? डेटा होता है, ठीक है। उस डेटा को हमें क्या होता है? उसको हमें समझना होता है और उसे हमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है। अब डेटा को अगर किसी चीज से या किसी भी कॉन्टेक्स्ट के साथ हम रिलेशन उसके जनरेट कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन के अगर पैटर्न्स को हम समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? वो नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कनेक्टेडनेस भी बढ़ती जा रही है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और सबसे टॉप में क्या आ रहा है? विजडम आ रहा है। और विजडम में उस इंफॉर्मेशन या उस नॉलेज के प्रिंसिपल्स को हम समझ पाते हैं कि वो जो भी कोई भी डिसीजन है, ठीक है, वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, हो सकते हैं, नहीं लेने को डिसीजन नहीं लेने के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डिसीजन उस फेवर में लेने के भी क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो ये चीजें जब हम समझ जाते हैं तो हम विजडम के लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। And knowledge organization. Knowledge organization is a field of investigation within library information science. As already mentioned, knowledge organization is directly related with information retrieval. The science of searching for document, for information within document and for metadata about documents. ठीक है। तो जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्यों किया जाता है? उसका जो एम है या वो जो उसका जो रिलेशन है वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सर्च करना होगा या डॉक्यूमेंट के अंदर का जो टेक्स्ट है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, या डॉक्यूमेंट के मेटा डाटा के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल होता है। Knowledge organization investigate into the nature and order of knowledge and primarily concerned with grouping of like things, documents and information within documents for metadata about documents, ठीक है।
तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर टर्म ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को आप बहुत सिंपल शब्दों में समझना चाहते हो तो उसको समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लाइक थिंग्स या जो एक जैसे एट्रीब्यूट्स या एक जैसे लक्षण जिन चीज़ों में होते हैं, या जिस इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन एक सब्जेक्ट से बिलोंग करती है उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर उन डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा भी हो सकता है। मेटा डेटा का मतलब पता है सभी को? व्हाट डज मीन बाय मेटा डेटा? तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि सर मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, कोई बुक है, उस बुक की हमने, बुक क्या है, बुक के अंदर भी डेटा होता है। ठीक है, और उस डेटा क्या भी डेटा होता है, उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे बुक की बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, वो क्या हुआ, मेटा डेटा हुआ। किसी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस की बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, दैट इज मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा, अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो उसे कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। Knowledge organization investigate into the nature and order of knowledge and primarily concerned up with grouping of related things, यानी जो चीजें या जो इंफॉर्मेशन एक जैसी होती है उनको क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं। In LIS, the word things we may mean physical documents, part of the documents, representations of documents, representation of part of document and concepts. ठीक है, मेटा डेटा यूज टू कैरेक्टराइज डॉक्यूमेंट्स। एनी ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ थिंग्स टू बी क्लासिफाइड। ठीक है, अब ग्रुपिंग अगर हमें करना है तो ग्रुपिंग के लिए हमें क्या करना होगा, उन्हें क्लासिफाई करना होगा, और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें किसी न किसी तरह के रूल्स को फॉलो करना होगा। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, सपोज वी हैव टू क्लासिफाई पीकॉक एज नेशनल बर्ड एंड नॉट एज पीफॉल। In this case, documents about peacock are grouped with all other documents on national birds of variant species. Moreover, following the order of knowledge organization, we may expect to find grouping of national animals, national flowers, and other national things in the neighborhood. ठीक है, अगर हम पीकॉक को जैसे अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, हमें उसे एक पक्षी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम उसे नेशनल बर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्र पक्षी की तरह। अगर राष्ट्र पक्षी की तरह अगर हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें उसके अलावा भी जो राष्ट्र चीजें हैं उन सबको उसी तरह से ट्रीट करना होगा। ठीक है, नेशनल एनिमल की तरह हमें शेर को क्लासिफाई करना होगा, जो कमल है उसे नेशनल फ्लावर की तरह क्लासिफाई करना होगा, और भी जो चीज़ें हैं उन्हें हमें उसका जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करना होगा। The example shows the distinction between classified things and classified document or concept is little significance theoretically. By implication, knowledge organization is about grouping of related concept. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं वो, कि क्लासिफाइंग थिंग्स एंड क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट और कॉन्सेप्ट इज ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंट थ्योरेटिकली। ठीक है, यह थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अगर चीज़ों को हम क्लासिफाई करें और डॉक्यूमेंट या सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करें, ये दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आवर वर्ल्ड व्यू इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आवर प्री अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा जो व्यूज होते हैं, हम अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारे जो व्यूज होंगे जिसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो जनरली डिपेंड करते हैं हमारे नॉलेज पे। हम उन चीज़ों के बारे में कितना समझते हैं, कितना हमें नॉलेज है, उसके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती है। वी इंटरेक्ट विथ आवर वर्ल्ड विथ प्री कंसीव्ड आइडिया एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम पूरी दुनिया के साथ, अगर किसी के साथ भी हमें बात करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे,
हम अब उससे बात करने के लिए हमारा खुद का जो पहले का नॉलेज है, पहले का जो एक्सपीरियंस है, हमारे अंदर पहले से जो ऑब्जेक्ट्स हैं या आइडियाज़ हैं, उन चीज़ों को हम उसे उससे बात करने उस किसी व्यक्ति से या किसी भी ग्रुप से बात करने के लिए उसको हम यूज़ करेंगे। Conceptualization of thing is a culture specific process dependent on cultural outlook and domain of the people। ठीक है, अब कौन सा चीज़ों को अगर कॉन्सेप्चुलाइज करना है तो वो क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो कल्चर स्पेसिफिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और हम कहाँ रहते हैं, हमारा कल्चर क्या है, किस सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, उन चीज़ों पे भी ये डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ों को किस तरह से समझते हैं। ठीक है, दिस implies that people from different walks of life and different cultural background tend to classify things differently। ठीक है, एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर बैकग्राउंड। फॉर सोशो कॉग्निटिव पर्सपेक्ट concepts are shared classification। When people imbibe a culture, learn a language, or embrace a profession, they inherit some common outlook for classifying some part of the world। ठीक है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, तो अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी कल्चर को जीता है, ठीक है, किसी भाषा को सीखता है या किसी प्रोफेशन में काम करता है, तो वो क्या करते हैं, वो सब लोग सभी लोगों में क्या होता है, उन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, उनका आउटलुक जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, कॉमन होता है। ठीक है, उसको सभी यूज कर सकते हैं। Concepts facilitate user interaction with natural and cultural environment। Concepts are generally functions and they serve pragmatic ends। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट, वही चीज़ है कि कल्चरल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट से वो बिलोंग करते हैं, और उसका असर हमारी थिंकिंग पे होता है, और हमारी थिंकिंग की वजह से हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। The important question from knowledge organization perspective is when concept should be preferred in attaining a goal of information system। The success or failure in attaining the goal rests on the selection or of controlled vocabulary and classification of certain concept and repression of alternative concepts, meaning and views। ठीक है, तो किसी भी अगर हमें नॉलेज को क्लासिफाई करना है तो फिर वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसके लिए कंट्रोल वोकेबलरी का यूज़ करें। ठीक है, किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज़ करें, और उसके लिए सर्टेन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें। ठीक है, उसके अल्टरनेट्स जो हैं उसको फिर हम क्या करें, उसको लिमिटाइज करें। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें, हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स एक बार अगर हम समझे तो वो इजी हो सकता है। ठीक है, कि चलिए आपके पास 10 तरह की दालें, उनको अलग अलग करना है, आप इजीली कर लोगे। लेकिन जब बात आती है नॉलेज की या कॉन्सेप्ट्स की, तो उसको क्लासिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर अलग अलग लोग उसको क्लासिफाई करेंगे तो फिर उसका जो उसको क्लासिफाई करने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है उनके कल्चरल एस्पेक्ट पे, वो किस तरह से जिए हैं, उनकी सराउंडिंग्स क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड करेगा वो उन चीज़ों को उसी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड थिंग्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हम अगर अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है, अच्छी तरह से उसकी इंडेक्सिंग की हुई है, तो वो हेल्प कहाँ करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में हेल्प करेगा। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इन प्री डिजिटल एज। ठीक है, जब कंप्यूटर नहीं थे, ठीक है, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थे, तब इन नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था।
उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एज अ बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल oriented concept has a long history. Knowledge organization originated in ancient time. Vedas, that is 500 to 400 BC, ठीक है, यानी ईसा से 500 से 400 साल पहले, is perhaps the oldest specimen of categorization of human knowledge in 4 categories, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे कैटेगरीज की बात की जाए तो शायद वेदा के अंदर जो मानव ज्ञान जो है वो 4 भागों में जो वहाँ पे बांटा हुआ है, वो सबसे पुराना कैटेगराइजेशन वहाँ पे है, ठीक है। इन द हैन डायनेस्टी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज फॉर्मुलेटेड। हैन डायनेस्टी में एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर्मुलेट किया गया था। इन दी 19th century, थॉमस जेफरसन डिवाइज्ड हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन बेकोनियन मेथड, ठीक है। 19th सेंचुरी में थॉमस जेफरसन ने बेकोनियन मेथड के ऊपर अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था। एंटोनी पेनिजी कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स एंड चार्ल्स एमी कटर्स रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कल्मिनेटेड इन पेरिस प्रिंसिपल्स एंड एएसआर 2, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या इम्पोर्टेंट मेथड्स है जो डिजिटाइजेशन से पहले आ चुकी थी। Hodge pointed out that there has been always a need of traditional library situation to store a single item at a single location on a shelf. All the bibliographical classification schemes like LC, DDC, CC, UDC were developed to serve this purpose. ठीक है, तो लाइब्रेरी की जरूरत क्यों होती थी? लाइब्रेरी की जरूरत इसलिए होती थी कि हर लाइब्रेरी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम सुरक्षित रख सकें, है ना। हर एक आइटम को हम उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रख सकें ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो हम वहाँ से उसे रिट्रीव कर सकें। टू प्रोवाइड मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स, library use subject heading schemes such as LCSH, CS list or other specialized scheme at micro level for specific subject areas, ठीक है। अब बहुत सारी अगर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स बनाने हैं तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनी हुई है, जैसे CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग हमने उसके बारे में पढ़ लिया है, लाइब्रेरी कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। और थीसरस भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकती है, क्लासिफिकेशन स्कीम्स भी हो सकती है। इन सब का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल दिस सेमेंटिक स्कीम्स इनिशियली कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल प्रिंट डोमिनेट रिसोर्सेज मेड enormous contribution in developing knowledge organization systems to make the networked resource available, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये सारे स्कीम्स बनी थी, ये स्कीम किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनी थी? ये ध्यान में रख के बनी थी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। प्रिंटेड एनवायरनमेंट में ही बनी थी और प्रिंट डॉक्यूमेंट में ही इनका ज़्यादा विश्वास था। और इनका ऑब्जेक्टिव भी वही था कि जो प्रिंटेड बुक्स होती है उनको ठीक से क्लासीफाई किया जा सके, ठीक है। लेकिन इंटरनेट के एडवेंट के बाद ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई। लेकिन ये जो स्कीम है, इन स्कीम्स का जो इम्पैक्ट है वो आज के स्कीम्स जो बनी हुई है उस पर भी उनका असर है। 5 मेन स्टेजेस इन हिस्ट्री ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप हुआ है? तो सबसे पहले अगर बहुत पुरानी बात की जाए तो वहाँ पे क्या होती थी, डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो जाती थी, ठीक है। डॉक्यूमेंट एक लिस्ट की तरह होते थे, ठीक है। मिडिल एज में डॉक्यूमेंट्स क्या इन्वेंट्रीज के लिए काम आते थे, ठीक है, कि उसको काउंट किया जाए कि हमारे पास कितना है। एंशिएंट टाइम में उसको लिस्ट बना के रखा जाता था कि इतनी है, ठीक है, इतनी बुक्स हमारे पास हैं, ठीक है। मिडिल एज में उनको इन्वेंट्रीज के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। 17th सेंचुरी में फाइंडिंग लिस्ट आ गई जहाँ से हम बुक्स को ढूंढ सकें, ठीक है। 19th सेंचुरी में कोलोकेटिंग डिवाइसेस आ गई, ठीक है, जो चीज़ों को कलेक्ट करके उसे रिट्रीव करने में हेल्प कर रही थी। 20th सेंचुरी में ऑटोमेशन एंड कोडिफिकेशन आया, ठीक है। और 21st सेंचुरी जो है वेब 2.0 की सेंचुरी है, दैट इज फॉर सोशल एंड कोलैबोरेटिव टैगिंग, ठीक है। वेब 2.0 में टैगिंग का भी
प्रावधान होता है यहाँ पे। इससे पहले तक की जो कैटलॉगिंग थी वहाँ पे क्या होता था कि जो इंडेक्सर्स होते थे वो ही सब्जेक्ट एलोकेट कर सकते थे, लेकिन अब जो ओपेक आ गए हैं, ठीक है, अब जो कैटलॉगिंग सिस्टम्स आ गए हैं वहाँ पे इंडेक्सर तो सब्जेक्ट एलोट कर ही सकते हैं, बट यूजर भी टैगिंग कर सकते हैं। अगर कोई बुक उन्हें मिली और वो जिस टर्म से ढूंढ रहे थे उस टर्म से वो बुक उन्हें नहीं मिली, लेकिन किसी तरह से उन्हें मिल गई, तो वो अगर चाहें तो वो जिस टर्म से उसे ढूंढ रहे थे वो टर्म उसको टैग कर सकते हैं कि अगर ये जैसे हैशटैग अभी चल रहा है, ठीक है। Each represent a turning point that reflects changing societal information demand and the development of new technologies। तो जितनी भी हमने स्टेप्स पढ़ी है वो सारी स्टेप्स क्या है, उन सभी स्टेप्स में नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ है, ठीक है, वहां पे बिल्कुल ही चीजें चेंज हो गई है। एट द बिगनिंग देयर वर ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स, ऑफन विदाउट एनी ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होता था, केवल लिस्ट होती थी। During the Middle Ages, making of inventory list were introduced for record and stock taking serial number, ठीक है, इन्वेंट्री का यूज किया जाने लगा उन लिस्ट का, ठीक है। Then in the next phase, location mark were added to the inventory for retrieval। वहाँ पे लोकेशन मार्क भी दे दिया गया कि वो कहाँ पे वो बुक्स मिल सकती है, कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, ठीक है। कैटलॉगिंग एज कोलाकेटिंग डिवाइस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 19th सेंचुरी। कैटलॉगिंग का जो स्टार्टिंग है वो 19th सेंचुरी में हुई। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज टेकन द लीड। 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में यानी 1950s के बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होने लगी, डेवलप होने लगी, ठीक है, तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो उन्होंने अपना इम्पैक्ट इन जो इंडेक्सिंग टेक्निक से या कंप्यूटराइजेशन है उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट भी वो दिखा रही थी। देन बैक्ड बाय कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस, द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब रिसोर्सेज, न्यू मेटा डेटा टूल इन अचीविंग द मिशन ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव हमेशा जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है वही होता था, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजीज और सिस्टम चेंज होते होने लग गए। और 21st सेंचुरी में हम क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट को टैग भी कर सकते हैं। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन मोर देन बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल, ठीक है, यस। देखिए टैगिंग, अगर आप बहुत सारे जो वेब टू इनेबल सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे आपने कोई डॉक्यूमेंट ढूंढा, ठीक है, लेकिन उनमें वो कीवर्ड नहीं है जो कीवर्ड आप चाहते हैं कि वहां पे होना चाहिए, तो आप उसको टैग कर सकते हैं। यानी वो कीवर्ड हैश टैग डाल के आप उसको, यानी उसमें आता ही ऑप्शन टैग द डॉक्यूमेंट, ठीक है, और उसको आप फिर वहां पे क्या कर पाएंगे, वहां पे आप उसे वो कीवर्ड अलॉट कर सकते हैं ताकि कोई और भी उस डॉक्यूमेंट को ढूंढे तो उस कीवर्ड से वो डॉक्यूमेंट यानी अवेलेबल हो सकता है। हाँ, हाँ, वेब 2.0 इनेबल जो भी कैटलॉग होते हैं वहां पे ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। Today the term bibliographical control is gradually fading out for more than one reason. First, it stemmed from print-dominated book-oriented work. Second, the conventional bibliographical tools are losing their relevance in network resources. Though knowledge organization and bibliographic tool are essentially same, they are different in certain respect. One, knowledge organization is much broader than simply bibliographical control. Knowledge organization is connected with understanding how knowledge is generated and used. Such knowledge help us employ relative more sophisticated approach to information retrieval, ठीक है। तो जो बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल था, ठीक है, वो चीज़ें वो कॉन्सेप्ट अब क्या हो रहा है, धीमे धीमे चेंज हो रहा है। बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल भी वही होता है कि आप
जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका जो बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो एक तरह के डॉक्यूमेंट की एक ही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, आपकी जितनी भी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो सारी कंट्रोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट की आप 4 एंट्री बना रहे हैं। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल सेम होता है, लेकिन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्सेप्ट बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल से एडवांस्ड होता है। Knowledge organization system refers to semantic tool that present the organized interpretation of knowledge structure. In the broad sense, libraries, encyclopedias, academic disciplines, and such other knowledge organization systems may serve as example of knowledge organization system. However, it is all important for the development of knowledge organization as an intelligent system to know how far the traditional semantic tools and schemes are relevant in effective network resource environments. ठीक है, तो नॉलेज जो अभी नेटवर्क इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो हो रहा है, नेटवर्क रिसोर्स एनवायरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो मेन रोल होता है वो है सिमेंटिक टूल्स का और सिंटेक्टिक टूल्स का। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम चाहे अपडेट हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने सिस्टम्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे थे, उनकी सिमेंटिक्स कैसे काम कर रही थी या सिंटेक्टिक टेक्नोलॉजीज कैसे काम कर रही थी, उसको हमेशा किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी सिस्टम को अपडेट करने से पहले उनको हमेशा रिफर किया जाता है। द टर्म नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वाज कॉइन्ड by the Networked Knowledge Organization System Working Group at ACM Digital Library 098 यानी 98 नंबर की कॉन्फ्रेंस, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे इस टर्म का यूज किया गया था, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स का। knowledge organization system does not include anything more than what knowledge organization does। ठीक है, केवल उसका नाम चेंज हो गया है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में कोई चीजें नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, other than its emphasis on the system. In a general way, knowledge organization system refers to semantic tools that present the knowledge interpretation, organized interpretation of knowledge structure। ठीक है, तो knowledge organization system क्या किस चीज पे emphasize करता है, वो ऑर्गेनाइज इंटरप्रिटेशन यानी नॉलेज स्ट्रक्चर को जो है वो पूरी तरह से कोडिफाई करना चाहता है, यानी उसको पूरी तरह से इंटरप्रेट करना चाहता है। इन दिस ब्रॉड सेंस, लाइब्रेरीज, एनसाइक्लोपीडियाज, academic disciplines and such other knowledge organization systems may serve as knowledge organization systems। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज हैं या फिर एनसाइक्लोपीडियाज की बात की जाए वो है, या एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ क्या होती है, बिल्कुल इंटरप्रेट की हुई होती है, हर चीज़ के रूल्स फिक्स होते हैं। गेल होज, one of the renowned component of KOS, writes, the term knowledge organization system is intended to encompass all the scheme of organizing information and promoting knowledge management। तो वो ये कह रहे हैं कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज मैनेजमेंट या नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी स्कीम्स है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम उसको क्या कर लेता है, इम्बाइब कर लेता है, यानी अपने आप में शामिल कर लेता है, मिला लेता है। Knowledge organization system includes classification and categorization schemes that organization material at general level, subject heading that provide more detailed access, and authority files that control variant or variation of key information such as geographic name and personal name। तो ये सारी चीजें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में एक साथ आ जाती है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड हाईली स्ट्रक्चर्ड वोकेबलरी, इसमें यानी बहुत अच्छी वोकेबलरी, हाई स्ट्रक्चर वोकेबलरीज भी होती है, थिसरस भी होती है। ठीक है, और ट्रेडिशनल सिस्टम्स का यूज बहुत कम इसमें किया जाता है, सच एज सिमेंटिक नेटवर्क्स एंड ऑन्टोलॉजी। ठीक है, जैसे इन चीज़ों का नॉलेज यूज इसमें कम किया जाता है, बिकॉज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स आर मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, दे आर
दे आर एट हार्ट ऑफ एवरी लाइब्रेरी, म्यूजियम एंड आर्काइव्स। ठीक है, तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो होता है वो किसी भी लाइब्रेरी, म्यूजियम या आर्काइव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसका हार्ट होता है, ये भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक है, या उनके एट्रीब्यूट्स देखें तो वो क्या क्या हैं। द सेम एंटिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन knowledge organization system that is used। ठीक है, एक ही चीज अलग अलग तरह से क्या हो सकती है, कैटेगराइज या कैरेक्टराइज की जा सकती है। ठीक है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में देयर मस्ट बी सफिशिएंट कॉमनलिटी बिटवीन द कॉन्सेप्ट इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इट रिफर्स। ठीक है, तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन और रियल वर्ल्ड इन दोनों में बहुत कॉमन होती है। ठीक है, a person seeking relevant material by using KOS must be able to connect his or her concept with a representation in the system। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी बुक ढूंढ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, तो वो उसका खुद का जो नॉलेज है, ठीक है, वो फिर उस सिस्टम के नॉलेज से डिफर नहीं करेगा, वो अपने नॉलेज के से भी वो डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकता है। Knowledge organization impose a particular view of the world on a particular collection through providing a controlled list, controlling synonyms and equivalents, linking digital library resources to relevant related resources, and make semantic relationship explicit। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, कंट्रोल्ड लिस्ट भी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे सिनोनियम्स और सिनोनियम्स को भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी के जो रिसोर्सेस हैं उनको भी रिलेटेड रिसोर्स में इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, और सिमेंटिक रिलेशनशिप को भी वो आइडेंटिफाई करता है या उसको भी एक्सप्लेन कर लेता है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम फॉर डिजिटल लाइब्रेरी। अब डिजिटल लाइब्रेरी में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम किस तरह से काम करेगा, तो knowledge organization system is intended to encompass all type of schemes for organizing information and promoting knowledge management। यानी ये ना केवल प्रिंटेड के लिए यूज हो सकती है बल्कि डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए भी ये यूज हो सकती है। ठीक है, ये सिस्टम इंक्लूड एडिशनल क्लासिफिकेशन स्कीम्स, सब्जेक्ट हेडिंग एंड थीसरस। ठीक है, तो इसके अंदर थीसरस भी इंक्लूड होता है, क्लासिफिकेशन स्कीम भी इंक्लूड होती है और सब्जेक्ट हेडिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। इंक्लूड लेस ट्रेडिशनल स्कीम्स सच एज सिमेंटिक वर्क एंड ऑन्टोलॉजी। सिमेंटिक वर्क एंड ऑन्टोलॉजी का इसमें कम यूज होता है। ऑल डिजिटल लाइब्रेरी यूजेस वन और मोर केओएस। हर डिजिटल लाइब्रेरी एक या उससे भी अधिक नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम यूज करती है। Hodge points out that there cannot be a single knowledge classification scheme on which everyone agrees. A single knowledge organization scheme would have been advantageous if ever been developed. Cultural diversity makes such an ideal KOS unattainable। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, लोग अपने व्यूज या अपने कल्चरल अपब्रिंगिंग की वजह से अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, और हो सकता है उनके सर्चिंग टर्म्स भी अलग अलग हो, इसलिए एक कोई यूनिफॉर्म नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होना बहुत मुश्किल है। दिस इज बिकॉज of the difference in cultural values, social attitudes, something considered meaningful to one community is not necessarily meaningful to another। ठीक है, तो कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एक कम्युनिटी के लिए ज़्यादा यूजफुल हो लेकिन दूसरी कम्युनिटी के लिए वो उतना यूजफुल ना हो। Therefore, we live in a world of multiple variant ways to organize knowledge। ठीक है, तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे नॉलेज को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। Despite their diversity, we can identify some common characteristics of KOS critically important for their use in organizing digital libraries। चाहे कितने भी डाइवर्सिटी या अलग भेदभाव हो, उनमें कुछ न कुछ कॉमन होते हैं जिनका यूज
नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम में किया जाता है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड वेब रिसोर्सेस। अब वेब रिसोर्सेस में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से यूज किया जा सकता है। सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और SKOS, सिंपल knowledge organization systems, provide a model representing the basic structure and content of concept scheme, which may be a thesaurus, classification schemes and subject heading lists, taxonomies, taxonomies and other similar type of controlled vocabulary। ठीक है, taxonomies कंट्रोल वोकेबलरी कैसे हो सकता है, उसमें तो नंबर ही टर्म्स चेंज होते रहते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, SKOS इज एन एप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, RDF एक इंडेक्सिंग टेक्निक है। ठीक है, जहाँ पे वेब डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई किया जाता है, उसको इंडेक्स किया जाता है। ठीक है, तो SKOS जो है RDF को क्या करता है, अप्लाई करता है। And it allow concept to be composed and published on World Wide Web, linked with data on the web, integrated into other concept or other concept schemes। ठीक है, तो SKOS क्या करता है, SKOS डॉक्यूमेंट या वेब रिसोर्सेज को क्लासिफाई या इंडेक्स करने के लिए RDF का यूज करता है। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग तरह के थीसरस, क्लासिफिकेशन स्कीम, सब्जेक्ट हेडिंग्स, टेक्सोनॉमीज, इस तरह के टूल का भी इसमें समावेश होता है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इसके टाइप्स कुछ अलग अलग तरह के इसमें टाइप्स होते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के। ठीक है, देयर आर डिफरेंट सिस्टम पॉसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिजिटल लाइब्रेरीज। गिवन बिलो देयर डिस्क्रिप्शन आर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेशनशिप अमोंग terms and historical function। KOS are grouped into three categories. First is term list। अब टर्म लिस्ट कौन कौन सी हो सकती है, ऑथोरिटी फाइल हो सकती है। ठीक है, ऑथोरिटी फाइल क्या है, ऑथोरिटी फाइल्स लिस्ट ऑफ टर्म्स होती है जो हम कंट्रोल वे में यूज करते हैं। ठीक है, और ऑथोरिटी फाइल किसके बेस पे बनती है, हम उसको किसी भी तरह की सब्जेक्ट हेडिंग्स के बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ग्लोसरी। ग्लोसरी क्या होता है, ग्लोसरी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर यूज होने वाले टर्म्स की लिस्ट है। ठीक है, तो वो ग्लोसरी कहा जाता है। गेजेटियर्स, गेजेटियर क्या है, गेजेटियर इज अ डिक्शनरी ऑफ प्लेस नेम्स। ठीक है, जगह के नाम का एक डिक्शनरी होता है जहाँ पे अलग अलग जगह के नाम्स होते हैं। ट्रेडिशनल गेजेटियर्स हैव बीन पब्लिश्ड एज बुक और दे अपीयर एज इंडेक्स टू एटलास। ठीक है, जो ट्रेडिशनल गेजेटियर होते हैं वो जो एटलस होते हैं उसमें इंडेक्स की तरह ये लगाया जाता है, या फिर अलग से भी वो पब्लिश होते हैं। ईच एंट्री में बी आइडेंटिफाइड बाय फीचर टाइप सच एज रिवर, सिटी, स्कूल एक्सेट्रा। ठीक है, एज एन एग्जांपल ऑफ द ज्योग्राफिक नेम इंफॉर्मेशन साइंस, द कोलंबिया गेजेटियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, कोलंबिया गेजेटियर ऑफ द वर्ल्ड। देन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी पता है सभी को कि डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ द टर्म्स। ठीक है, उसमें सिनोनियम्स, एंटोनियम सारे उसमें होते ही है, और उसके साथ साथ उनकी क्या होती है, मीनिंग होती है। सेकेंड कैटेगरी इज क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन। क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन के लिए क्या क्या यूज होता है, फर्स्ट इज सब्जेक्ट हेडिंग, LCSH, CS लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन स्कीम होती है जहाँ पे DDC, CC, UDC, ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती है। टेक्सोनॉमीज होती है, टेक्सोनॉमी आर जनरली बीइंग यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम टू इंडिकेट एनी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे कुछ टर्म्स की ग्रुपिंग की जाती है। ठीक है, वो टेक्सोनॉमी होता है। देन रिलेशनशिप ग्रुप। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जहाँ पे एक टर्म का
दूसरे टर्म के साथ रिलेशन बताया जाता है। तो वो किस में होता है, वो थीसरस में होता है। थीसरस जब आप अगर देखा हो आपने, और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको किसी भी टर्म के साथ उसके रिलेटेड टर्म्स, ठीक है, उसके ब्रॉडर टर्म, उसके नैरोअर टर्म्स आपको आराम से उसमें दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। देन सिमेंटिक नेटवर्क्स। Semantic network is one of the most significant development in the area of natural language processing technologies. Here, the concept and terms not positions at hierarchies but as a network or web. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो टर्म्स होते हैं वो क्या कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, एक वेब की तरह, एक नेटवर्क की तरह उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। Concepts are thoughts as of as nodes and various relationship branch out from them, ठीक है। तो वो एक कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर से कुछ और नए सब्जेक्ट्स निकले हैं, ठीक है, तो उनको भी वो क्या करते हैं, एक वेब की तरह या उनका नेटवर्क बना के उसमें दिखाई देता है। दिस इंक्लूड स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ होल पार्ट, कॉज इफेक्ट, पेरेंट चाइल्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें ये सभी तरह की रिलेशनशिप जो है वो सिमेंटिक नेटवर्क में दिखाई देती है, ठीक है। चाहे वो होल पार्ट हो, चाहे वो कॉज इफेक्ट हो, पेरेंट चाइल्ड हो, या कुछ भी हो, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड BT NT RT, ठीक है। तो थीसरस क्या यूज करता है, BT NT RT यूज करता है, उसकी जगह यहाँ पे स्पेसिफिक रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व दिया गया है। Then ontologies. In general, ontology is the study or concern about what kind of thing exists, what entities are there in the universe. In information technology, ontology is the working model of entities and interaction in some particular domain of knowledge and practice, such as electronic commerce or the activity of planning, or we may activity of planning. We may define ontology as a specification of conceptualization used to help programs and human share knowledge, ठीक है। तो यानी एक तरह से ये क्या होती है, ये लिस्ट ऑफ टर्म्स होती है, ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होती है जो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में यू या डोमेन ऑफ नॉलेज में, ठीक है, क्या डिसिप्लिन में यूज की जाती है। Ontologies are being developed as a specific concept model by the knowledge management community, ठीक है। कोई जो नॉलेज मैनेजमेंट कम्युनिटी होती है वो अपने अपने ऑन्टोलॉजीज को डेवलप करती है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल की तरह। प्लानिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अगर हमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को प्लान करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा एनालाइजिंग यूजर्स नीड, ठीक है। जो यूजर हैं जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स को यूज करने वाले हैं, उस सिस्टम को वो किस तरह से देखते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें और एनालाइज करनी होगी। For any type of library, printed or print dominant or digital, process of planning start with assessment of users need, ठीक है। तो चाहे वो किसी भी तरह की लाइब्रेरी हो, चाहे डिजिटल हो, वेब लाइब्रेरी हो, पेपरलेस लाइब्रेरी हो, या मैनुअल लाइब्रेरी हो, यूजर्स नीड वहाँ पे सबसे फर्स्ट आती है। एवरीथिंग एल्स इन टर्म ऑफ ई रिसोर्सेस और सर्विस प्रोग्राम्स ग्रोज आउट ऑफ यूजर्स नीड। कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट यूजर की नीड के बिना आप डेवलप नहीं कर सकते। The digital library is control zone. It means that digital library is always highly selective subset of available information object, segregated and favored, to which access is enhanced and to which the attention of client user is drawn in opposition to object excluded. तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को जो सिलेक्शन करना है उसके अंदर वो क्या करेगी, वो बहुत सिलेक्टिव होगी, उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, सिलेक्टेड टाइप्स के डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, उनका फेवर, उनका ऑब्जेक्टिव्स अलग होता है, और जो ई लाइब्रेरी जो डिजिटल लाइब्रेरी उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, ठीक है, उनका सिस्टम भी अलग होता है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने काम करती है। An important characteristics feature of digital library is that
It has in-house collection of its own and unbounded network resources within its reach. ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो सकता है, इसके खुद के इन हाउस कलेक्शंस भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड नेटवर्क रिसोर्स हो सकते हैं इसकी रीच में, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो वो कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं. Therefore, apart from the need of organizing the in-house collection, planning must be done for establishing possible link between content within and outside of digital library box. ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें ना केवल इन हाउस कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करना होता है बल्कि जो नेटवर्क रिसोर्सेस हैं उनको भी उन्हें मैनेज करना होता है, उनको भी अलग अलग डेटाबेसेस है तो उनको भी क्या करना होता है, लिंक करना होता है. Since knowledge organization systems are to act as intermediary authority file, link must always show their relationship to users need. ठीक है, तो यानी यूजर्स नीड को फुलफिल करने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स के या उन रिसोर्सेस के बीच में लिंक हमेशा प्रोवाइड करना चाहिए या प्रोवाइड करना होता है. लोकेटिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. अब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स है तो आप उसको कैसे ढूंढोगे, आपने नीड तो आइडेंटिफाई कर ली कि हमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की ज़रूरत है, लेकिन आप उनको कैसे सिलेक्ट करोगे, बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट में हो. आफ्टर मेकिंग द यूजर नीड डिसिसिवली, द नेक्स्ट टास्क इज टू लोकेट सुटेबल knowledge organization system. If any that exist, it is preferred to use an existing knowledge organization system because building KOS is costly and time consuming process. ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की ज़रूरत है तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप खुद का बना सकते हैं या तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन प्रेफरेंस किस चीज़ को दी गई कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसे आप यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद का नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाएंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है. The value of a COAS comes from user community when they appreciate it. ठीक है, तो अगर किसी भी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की वैल्यू कब आएगी, जब वो जो यूजर्स हैं वो उसको अप्रिशिएट करेंगे. By creating a controlled zone, that is by selecting some object and excluding others, information professionals are using their expertise to bring user to document that hold a particular value. 10. ठीक है, तो आपको उसके साथ बाद क्या करना होगा, आपको एक कंट्रोल यानी डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में आपको कंट्रोल जोन क्रिएट करना होगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेना है, वो आपको उसकी पॉलिसी क्रिएट करके रखनी होगी. आपको पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना है, कौन से नहीं लेना है, कौन से डेटाबेस सब्सक्राइब करवाना है, कौन से नहीं करवाना है. ठीक है, द सिलेक्शन पॉलिसी मस्ट एक्नॉलेज द यूजर्स बिहेवियर. और सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो यूजर्स की नीड या यूजर्स के बिहेवियर पे डिपेंड होना चाहिए. ठीक है, इन यूजर्स असेसमेंट द सोर्स बिल्ड बाय लर्न सोसाइटी, प्रोफेशनल एसोसिएशन और स्टैंडर्ड ग्रुप्स स्टैंड आउट मोर ट्रस्टवर्दी देन दोज बिल्ट इन हाउस. ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो KOSs होते हैं या रिसोर्सेस होते हैं वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं रेदर देन हम उन्हें इन हाउस डेवलप करें. We must recognize the fact that the networked environment has resulted in both an explosion of primary material, including document, e-journals, and databases, and an equivalent explosion of KOS on the web. ठीक है, तो नेटवर्क या इंटरनेट के आगमन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं या डेटाबेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन बढ़ी है वो वेब पे बढ़ गई है जो कंट्रोल्ड नहीं है. देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो अगर KOS की आपको प्लानिंग करना है तो कैसे करेंगे. फर्स्ट इज क्लोज जोन. In the context of digital library, the physical location of KOS is critical factor for deciding upon the architecture of KOS. ठीक है, तो आपका जो KOS आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसकी जो फिजिकल लोकेशन है
वो क्या होगी, वो बहुत क्रिटिकल जोन होगी। ठीक है, वो वो ना केवल आपकी पूरी लाइब्रेरी को इंटरनली और अरेंज करके रखेगी, बट एक्सटर्नली भी उसको एक्सेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इफ द KOS इज हेल्ड इंटरनली, इट इज इन कंट्रोल्ड जोन। Classification, thesaurus, and ontology need to be hand-picked cautiously by applying selection criteria, professional expertise and users feedback. अगर आप KOS को अगर इंटरनली लेते हैं या इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आपको कंट्रोल जोन के लिए जो क्लासिफिकेशन स्कीम है या थीसरस है या ऑन्टोलॉजी है, वो आपको खुद चूज करना होगा यूजर्स फीडबैक के बाद में। वी शुड सेफगार्ड अगेंस्ट ऑल पॉसिबल रिस्क ड्यू टू द फॉलोइंग। ठीक है, तो अगर आप इन हाउस डेवलप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी तरह की एरर्स हो सकती है या रिस्क हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रिस्क हो सकती है। फर्स्ट इज सिलेक्शन माइट लिमिट द एक्सेस। दिस में हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन। व्हेन अ लेस एफिशिएंट क्लासिफिकेशन स्कीम इज चोजन टू सेल्फ arrangement, when class numbers are pre-coordinated, leaving little scope for libraries to accommodate new concept। ठीक है, तो यानी अगर आपकी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो इनएफिशिएंट है, तो भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो क्लास नंबर्स हैं वो अगर इंट्रापोलेशन या एक्सट्रापोलेशन में एबल नहीं है क्लासिफिकेशन स्कीम, तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। when chosen subject heading schemes fail to provide in unaffected distribution of concept। जो आप सब्जेक्ट हेडिंग यूज कर रहे हैं वो जिन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है उसको एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के जो रिसोर्स हैं आप जो सिलेक्ट करोगे उसके अंदर अपडेट करने के लिए, तो अगर वो सिलेक्शन आपका सही नहीं रहा तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो सिलेक्शन है वो कैसा हो सकता है, वो बायस्ड हो सकता है सिलेक्शन, क्योंकि जो सिलेक्शन कौन करेगा, कोई व्यक्ति करेगा, और व्यक्ति अपनी बायसनेस के आगे के साथ या बायसनेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई सिलेक्शन किया, तो वहाँ पे उनकी पॉलिसी क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। knowledge organization supports pre-existing concepts, not for new concept। ठीक है, the traditional semantic tools are flexible and restricted to limit of possibilities they have had at starting। It must be ensured that KOS built have inbuilt mechanism to accommodate new concept, terminology and even search feature to perform unaffectedly। ठीक है, तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में नए कॉन्सेप्ट को ऐड करने की और पुराने कॉन्सेप्ट को अपडेट करने की भी फैसिलिटी होना चाहिए। नॉट यूजर ओरिएंटेड, इंडिविजुअल यूजर्स नीड आर डिफरेंट। This may be looked upon as a most unfortunate failure from the viewpoint of prevailing library 2.0 principle, where importance of individual requirement of a user have been duly stressed। ठीक है, वेब 2.0 में एक एक जो यूजर है, एक एक यूजर की जो नीड है उसको क्या किया गया है, उसको उस पर भी भार दिया गया है कि किसी भी एक भी यूजर की जो नीड है वो अनसेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। Libraries must take cognizance of personal need as well as collective need of their users while planning for KOS। On the positive side, the KOS is under more local control. Therefore, it may be possible to improve the response time by not accessing KOS over the इंटरनेट। ठीक है, अगर आप इन हाउस बना रहे हैं उसको इंटरनल सिस्टम पे रख रहे हैं, तो फिर आपके पास एक बेनिफिट ये भी होगा कि अगर वो वेब पे अवेलेबल नहीं है, वो केवल लैन पे अवेलेबल है, इंटरनली अवेलेबल है, तो फिर उसकी रिट्रीवल जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। देन ओपन जोन, इफ द सिस्टम इज अवेलेबल इन ओपन जोन ऑन द वेब। ठीक है, आप उसको इंटरनल नहीं रख रहे हो, ठीक है, आप उसको वेब पे रख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एक्सटर्नल सिस्टम हो जाएगा। इट्स आर्किटेक्चर रिक्वायर्स टू स्क्रिप्ट टू लोकेट द रिसोर्स।
one must then launch a query against the resource to obtain a piece of information that will serve as a key between two files. The key could be universal resource locator, input और other such queries. ठीक है, तो अगर कोई यूजर, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को वेब पे रख रहे हो तो वहां पे दो तरह की सर्च क्वेरीज हो सकती है। एक हो सकता है यूआरएल, ठीक है, यूजर क्या करेगा, वो सीधा यूआरएल पेस्ट करेगा आपके सर्च क्वेरीज में, और वो सर्च क्वेरी सीधा सीधा उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करके देगी। और दूसरा है सब्जेक्ट रिट्रीवल, ठीक है, जैसे अगर आप वेब ब्राउजर ओपन करते हैं तो आपको अगर यूआरएल पता है, जैसे www.google.com, तो बहुत बार google.com लिखने से भी वो आ जाता है, ठीक है, और बहुत बार हम क्या करते हैं, केवल गूगल लिखते हैं, यानी हमें केवल एक सर्च टर्म देते हैं, ठीक है, डोमेन नेम नहीं देते हैं या फिर यूआरएल नहीं देते हैं। तो वो दोनों तरह की सर्च क्वेरीज को सेटिस्फाई जो है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये सिस्टम्स उसमें होना चाहिए, यूजर्स नीड उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। A query may be necessary if KOS is stored in a database. अगर KOS के अंदर एक डेटाबेस है तो क्वेरी फिर क्या हो जाएगी, क्वेरी की जरूरत बढ़ जाती है। द स्क्रिप्ट में ट्रांसफर लॉग ऑन इंफॉर्मेशन from digital library system to external KOS in order to provide access to the world enabled database। ठीक है, तो यानी जो डेटाबेसेस है उनको लोकल आईपी के अलावा यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू भी डिस्टेंस उसकी एक्सेस प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है, किसमें, एक्सटर्नल में, ठीक है। In the case of more direct link, the access may be by URL. Other alternative is the use of uniform resource identifier schemes and uniform resource name, which can be sent from newer web resources, newer web browsers। ठीक है, वेब ब्राउजर के थ्रू भी आपके रिसोर्सेस क्या होते हैं, वो सर्च किए जा सकते हैं यूआरएल्स के द्वारा या यूआरएल के द्वारा। The benefits of linking to remote resource data, the resources will be up to date. The maintenance of KOS is in hand of the owner, not in the not the digital librarian। ठीक है, तो अगर ये ऑनलाइन है, रिमोट रिसोर्सेज लिंक्ड हैं, तो फिर इसके बेनिफिट क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा अपडेटेड रहेंगे, क्योंकि वो वेब पे है, वो लोकल नहीं है, आपको बार बार उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और मेंटेनेंस जो है सिस्टम का मेंटेनेंस किसके ऊपर होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको प्रोवाइड किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में उसका मेंटेनेंस होगा, और लाइब्रेरियन के ऊपर उसकी उसको मेंटेन करने की जवाबदारी नहीं होगी। It may also more apparent that the user that the KOS is not owned by digital library। ठीक है, तो लाइब्रेरी को जो यूजर्स हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि जो KOS है वो लाइब्रेरी का ही है। ठीक है, लाइब्रेरी इट इज नॉट लाइक दैट KOS इज नॉट ओन्ड बाय द डिजिटल लाइब्रेरी। चेंजेस, अपग्रेडेशन एंड वर्जन अपडेट। ठीक है, तो अगर आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, उसको समय समय पे अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई पैच वर्क्स आ रहे हैं तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, वर्जन्स नए आ रहे हैं तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अगर स्पेशल सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स है, तो उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, दैट इज इन चेंजेस, अपग्रेडेशन एंड वेरिएशन, वर्जन अपडेट। ठीक है, तो ये सारा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी इसके अंदर, लेकिन वही सारी इंफॉर्मेशन है। प्रेजेंटिंग द KOS टू यूजर। ठीक है, तो अगर आपने KOS या नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आपने लिया है, आपकी लाइब्रेरी में है, तो फिर आप उसको यूजर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो उसको टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे। KOS आर्किटेक्चर मस्ट accommodate the character set of incoming resources। This is a particularly important if a data string in ASCII or markup language।
has been used to represent special characters in and dialectic marks. Systems that have been developed in Unicode, which generously accommodate all the existing script of language worldwide, have decisively removed the old age constraint of interlingual restriction. ठीक है, तो जो KOS है वो यूजर की क्वेरी को उनकी लैंग्वेज में भी कैरी करने के लिए में एबल होना चाहिए। ठीक है, कोई हिंदी में ढूंढ रहा है तो हिंदी में मिलना चाहिए, कोई गुजराती में ढूंढ रहा है तो गुजराती में मिलना चाहिए, कोई किसी और लैंग्वेज में ढूंढ रहा है तो उसे उस लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की भी फैसिलिटी KOS में होना चाहिए। वो दिखना कैसा चाहिए आपका KOS जो है वो कैसे जो दिखने में भी वो अच्छा होना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो इजी होना चाहिए, उसके अंदर कोई है ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप वेब ब्राउज़र देखिए तो कोहा जो गूगल है वो सबसे सिंपलेस्ट वेब ब्राउज़र है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, द KOS कैन बी एक्सपोज्ड एट द यूजर्स इन डिफरेंट वे इन द वेबसाइट ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, KOS का लिंक आप कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, उसको डिजिटल लाइब्रेरी में लिंक दे सकते हैं। ठीक है, KOS related themes and categories may be clustered logically for user view and interaction. KOS may be used at higher level to identify special portal launched by different user community. ठीक है, उसको वेबसाइट में लिंक दे सकते हो या फिर उसके लिए एक अलग से पोर्टल भी लॉन्च कर सकते हो। इफ द कंटेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी includes metadata records, the KOS may be displayed as index term on the records और एज एन इंडिपेंडेंट नेविगेशन टूल। ठीक है, वो एक इंडेक्सिंग टर्म के थ्रू KOS होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे वो लिंक्ड होना चाहिए या फिर वो नेविगेशन टूल की तरह वहाँ पे प्रोवाइड हो किया जाना चाहिए। KOS में ऑल्सो रिमेन ट्रांसपेरेंट। KOS कैसा होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर जो जो फैसिलिटी है वो दिखाई देना चाहिए। KOS, for example, a database search procedure may be employ a thesaurus behind the scene to dig up synonyms and using the multiple key search term। ठीक है, तो जैसे किसी ने कोई वर्ड डाला, उस वर्ड पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके अंदर अगर थिसरस होगा तो वो ये बताएगा कि डिड यू मीन दैट। ठीक है, तो इस तरह की आपने फैसिलिटी देखी होगी, तो उस तरह की फैसिलिटी भी यानी वो उसके जो सिनोनिम्स है और उस सिनोनिम्स पे कोई बुक है लाइब्रेरी में, कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो KOS के थ्रू मिलना चाहिए। Then linking interrelated digital resources. Efficacy of KOS largely depend on their ability to of interlinking related digital library resources. KOS are generally used for linking digital resources to other digital resources or directly or to physical objects. We may define linking in many ways. We can say in plain words that a link is a connection from one page to, that is hyperlink. ठीक है, one page to another. Designation is such as another page or different location on the same page. ठीक है, तो जो वेब रिसोर्सेज का सबसे अच्छी ब्यूटी यही है कि हम एक रिसोर्सेज से दूसरी रिसोर्सेज तक हाइपरलिंक के थ्रू पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो रेफरेंसेस होती है वहाँ पे भी आपको हाइपरलिंक मिल सकते हैं, इवन इन टेक्स्ट आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल वोकेबलरी है वो भी, उस पर भी क्लिक करने से आपको एक नए सर्च की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है, तो जो लिंकिंग सिस्टम है वो भी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। By means of linking devices, identification and categorization of relations are achieved, which is a necessary requirement for the formal description that makes navigation possible in bibliographical universe। ठीक है, अगर लिंकिंग सिस्टम ठीक है तो नेविगेशन भी उसका इजी होगा। नेविगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। तो जैसे ही आप किसी डॉक्यूमेंट या किसी टर्म पे क्लिक करोगे तो आपको वो उस कॉन्सेप्ट पे लेके जाएगा। जैसे कि आपने ये कहाँ देखा होगा, ये आपने विकीपीडिया में बहुत इजीली देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो अंडरलाइन किए हुए होते हैं, उस पर आप जब क्लिक करते हो तो आपको वो दूसरे पेज पे लेके जाता है। दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
The relation may be one of this kind, a priori uh, given name by nature of things. A link is expression of the relationship. ठीक है, तो ये जो लिंक्स होते हैं वो किसी न किसी तरह की रिलेशनशिप को बताते हैं. देर आर मेनी वे ऑफ expressing relation. Not all the hypertext link and some follow quite different methods such as cite together. ठीक है, citing together. An article cites more than one item. The cited item are related with each other in reference to citing source. ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है वो दो दूसरे डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा है तो दोनों डॉक्यूमेंट भी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रिलेटेड हो जाते हैं. एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग इन टेक्स्ट द ट्रेडिशनली सी रेफरेंस फॉर रीडायरेक्शन इज स्पेसिमेन. ठीक है, अगर किसी चीज को सी रेफरेंस तक की तरह का भी कुछ लिंकिंग देना है तो भी इसमें दिया जा सकता है. यूजिंग कंट्रोल वोकेबलरी. ठीक है, तो अगर कभी कभी क्या होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो वहां पे नीचे लिखा हुआ आएगा आर यू फाइंडिंग दिस. ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स लिखा हुआ आएगा. जब उस सिनोनिम्स पे हम क्लिक करेंगे तो फिर हमें उस डॉक्यूमेंट तक वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा. देन डेटा मॉडलिंग. इन अ रिलेशनल database environment, tables are linked with record IDs or pointers as structured in data models. ठीक है, तो डेटाबेस में हर जो कॉन्सेप्ट है या हर फील्ड जो है वो किसी और फील्ड या किसी रिकॉर्ड आईडी से क्या होती है, लिंक्ड होती है. तो वो भी एक तरह का लिंकिंग है. देन शेयरिंग मेटा डेटा शेयरिंग भी उसके थ्रू हो सकती है. डबलिन कोर. ठीक है, डबलिन कोर एक मेटा डेटा स्टैंडर्ड है जो डिजिटल लाइब्रेरीज यूज करती है. देन लिंकिंग इन हाइपर टेक्स्ट. तो हाइपर टेक्स्ट के अंदर भी हम लिंक कर सकते हैं. ठीक है, तो केओएस में ये सारी चीजें पॉसिबल है. ठीक है, अब लिंकिंग का टाइप कैसे हो सकता है, रेफरेंस को लिंक कर सकते हैं. जैसे डॉक्यूमेंट के बाद लास्ट में जो रेफरेंसेस होते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट होती है वहाँ पे भी रेफरेंसेस हो सकती है. टेबल ऑफ कंटेंट में जिस भी चैप्टर पे हम क्लिक करेंगे उस चैप्टर पे हमें डायरेक्ट वो ले जाएगा. देन एक्सपांडिंग कोड्स टू फुल टेक्स्ट. ठीक है, अगर वो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स है और वहाँ पे फुल टेक्स्ट पे हमें जाना है तो फुल टेक्स्ट लिखा होगा उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें वो फुल टेक्स्ट पे ले जाएगा. लिंकिंग टू डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड्स. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे हम उसमें क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन पे तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी. ठीक है, जैसे हम किसी ऑथर के नाम से बुक ढूंढ रहे हैं तो उस ऑथर का नाम एक हाइपर लिंक में आएगा. उस ऑथर के नाम पे अगर हम क्लिक किसी डॉक्यूमेंट को हमने ढूंढा. ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को हमने ढूंढा और किसी पर्टिकुलर ऑथर के नाम का एक डॉक्यूमेंट आया. हमें ये देखना है कि उस ऑथर के और कितने डॉक्यूमेंट है. तो जब हम उस ऑथर के नाम पे क्लिक करेंगे तो सारे हमें डॉक्यूमेंट उस ऑथर के द्वारा लिखे गए और जो उस लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो हमें दिखाई देंगे. लिंकिंग पर्सनल नेम टू बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में जो पर्सनल नेम्स हैं वो भी सारे क्या होते हैं, लिंक किए हुए होते हैं. ठीक है, एडिटर्स हो चाहे वो आर्टिजन हो जो भी हो उनके नाम लिंक किए हुए होंगे. उनके नाम पे क्लिक करने से हमें उनकी ऑथोरिटी फाइल भी पता चल जाएगी. इंडिविजुअल इंडस्ट्री कोड्स यानी ठीक है, अलग अलग तरह की ये सारी क्या लिंकिंग है कि कौन कौन सी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो. आप पब्लिशर को लिंक कर सकते हो, आप ऑथर को लिंक कर सकते हो, आप हाइपर टेक्स्ट में लिंक कर सकते हो, आप रेफरेंसेस लिंक कर सकते हो, फुल टेक्स्ट एक्सेस करने के लिए लिंक कर सकते हो. ये सारे लिंकिंग टाइप्स ऑफ लिंकिंग है. ये सारे अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि लिंकिंग किस तरह की हो सकती है. एक एक को इसमें एक्सप्लेन करके लिखा गया है तो आप उसको शॉर्ट में जितना भी आपको याद आए उतना आप लिख सकते हो. देन यूनिवर्सल एक्सेस टू हेट्रोजीनियस नेटवर्क रिसोर्सेस. ठीक है, तो जो वेब होता है, वेब क्या है, वेब बहुत बड़ा है और उसके अंदर अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है. दैट इज हेट्रोजीनियस. ठीक है, एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन वेब के अंदर आपको मिलेगी.
ठीक है, और उसकी जो एक्सेस होती है वो यूनिवर्सल एक्सेस हर किसी के पास अवेलेबल होती है। जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस होती है उसके पास उस पूरी वेब की भी एक्सेस होती है। Web-based access to digitized images and their descriptions at any time from anywhere lower the barrier of access the information resources। ठीक है, तो वेब के थ्रू जो एक्सेस लोगों तक पहुंची है उसने क्या किया है, इंफॉर्मेशन बैरियर्स को खत्म कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा हो, ठीक है, किसी भी शहर में पढ़ रहा हो या किसी भी गांव में पढ़ रहा हो या फिर ना भी पढ़ रहा हो, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉयर भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल हाउसवाइफ भी हो सकती है। सभी के पास उस इंफॉर्मेशन की इक्वल जो है एक्सेस रहती है। जो वेब बेस्ड यानी जो इंटरनेट रिसोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, over many generations, librarians, curators, and archivists have developed the control vocabulary such as thesaurus, classification schemes, and ontologies. This KOS take a term-based approach where terms are natural language are their first order of element of KOS. ठीक है, तो KOS जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है, या सर्च इंजिन होते हैं, वहां पे सर्चिंग के लिए बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। आप यानी जैसे हम गूगल सर्च करते हैं तो हम कोई स्पेसिफिक टर्म्स यूज नहीं करते, हम जनरल टर्म्स से भी वेब को सर्च कर सकते हैं। Therefore, KOS works very well when the semantic and syntactic structure of the term are known to the user, which is very unlikely condition। ठीक है, जब जो KOS है यानी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर सिमेंटिक और सिंथेटिक स्ट्रक्चर ये सब यूजर को पता होना चाहिए। लेकिन अ, जो वेब है वहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई लिमिटेशन नहीं है। वहाँ पे यूजर सीधा अपने नेचुरल लैंग्वेज को यूज करके किसी भी कीवर्ड से, चाहे होमोनियम्स हो, सिनोनियम्स हो, या जो भी टर्म हो, उससे आप वो पूरा वेब को सर्च कर सकते हैं। KOS can be used to provide alternate subject access, add modes of understanding to digital library resources, support multilingual resources, and support term for expansion of free text searches in domain that are relatively unknown to user। ठीक है, तो अब जो KOS है लेकिन उनके अंदर ये भी फैसिलिटी होती है कि वो गूगल की तरह ही फ्री टेक्स्ट सर्च को भी वो क्या कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है, वो अपने आप को एक्सपांड कर सकता है। KOS के अंदर मल्टीलिंगुअल एक्सेस भी हो सकती है। ठीक है, और डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेस जो उसका जो एनवायरमेंट होता है वो KOS का क्या होता है, वो कंट्रोल्ड होता है, वो वेब की तरह अनकंट्रोल्ड नहीं होता है। देन alternate subject access refers to the provision of additional information, additional subject orientation that makes resources available to different audience instead of using one single conceptual vocabulary for querying or browsing the object of both collections simultaneously. Users are expected and required to use the terminology of the first KOS to identify object of the first collection and second KOS to identify those of the second collection। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग अलग अगर KOS है तो उनकी टर्मिनोलॉजी भी अलग अलग हो सकती है, और यूजर को फिर फर्स्ट अगर दोनों अलग अलग KOS है तो दोनों की टर्मिनोलॉजी भी यूजर को पता होना चाहिए। This approach is particularly valuable when digital library resources appeal to groups that do not share a common terminology. It can be system of subject heading, a classification scheme, or any other subject-oriented scheme. Alternate subject access can provide uh, indexing and classification of resource using multiple schemes। ठीक है, अगर इस तरह के केसेस हैं तो आप उसमें अल्टरनेट सब्जेक्ट अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा,
अलग अलग जो रिसोर्सेस हैं, अब क्लासिफिकेशन स्कीम है आप यूज़ कर रहे हो तो आपको दूसरी क्लासिफिकेशन स्कीम भी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप एक सब्जेक्ट हेडिंग यूज़ कर रहे हो तो कोई और सब्जेक्ट हेडिंग भी आपको यूज़ करनी होगी। इस तरह से जब आप मल्टीपल सब्जेक्ट स्कीम्स यूज़ करोगे तो आप अपने यूजर्स को मल्टीपल टर्म एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। These alternative KOS are not interoperable at the semantic level. To enhance the interoperability, we need to solve a heterogeneity problem of two types. ठीक है, दो तरह की अगर जो KOS होते हैं वो इंटरऑपरेबल नहीं होते, वो दो अलग अलग KOS है तो वो साथ में मिलके काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस चीज़ को सॉल्व करना है तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो रिप्रेजेंटेशनल हेट्रोजिनिटी, इसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। और इसमें वोकेबलरी में बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल इन XML इन and in plain text. To guide model may not be compatible. Their general information need, for example, term in theory, class in classification schemes, and KOS may use different kind of labeling for identifying conceptual entities. ठीक है, तो अलग अलग जैसे KOS हैं तो किसी में जो टर्म्स है वो XML में हो सकते हैं, किसी में प्लेन टेक्स्ट में हो सकते हैं, किसी में जो टर्मिनोलॉजीज है वो अगर थीसरी यूज़ कर रहे हैं तो वो टर्म यूज़ कर सकते हैं, अगर क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ क्लास टर्म यूज़ हो सकता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग अलग लेबल्स यूज़ हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है तो वहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो रिप्रेजेंटेशनल हेट्रोजेनिटी को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, देन कॉन्सेप्चुअल हेट्रोजेनिटी को क्लियर करना पड़ेगा। अब ये कैसी होती है, इन टू डिफरेंट वोकेबलरी वी फाइंड सिमिलर कॉन्सेप्ट हैविंग आइडेंटिकल मीनिंग अटैच्ड विथ डिफरेंट लेवल और नेम्स। ठीक है, अब दो अगर वोकेबलरी है, कंट्रोल वोकेबलरी, और दोनों की मीनिंग सेम है तो लेकिन हो सकता है कि दोनों के लिए अलग अलग टर्म यूज किया गया हो। ठीक है, for example like virgin Mary or Madonna. Also there will be concepts that are more general than others like mother and virgin Mary. ठीक है, by determining the relationship between the concept and their variant label, मतलब कॉन्सेप्ट सेम होता है लेकिन उनका जो नेमिंग या उनका जो लेबल है वो अलग अलग हो सकता है। तो इस चीज को भी क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा, तभी क्या इंटरऑपरेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। देन कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग विथ मल्टीपल स्कीम्स। ठीक है, जो कैटलॉगिंग या इंडेक्सिंग है वो भी अलग अलग स्कीम्स के तहत हो सकती है उनके अंदर, तो वो भी क्या करना होगा, वो भी सॉल्व करना होगा। देन इंडेक्सिंग फ्रॉम contributor. The resources of a digital library are built up commonly with contributor from external specialty resources. These resources often follow KOS uh, developed by themselves for organizing their collection. For example, IEEE Computer Science Society use a proprietary classification system which can be borrowed for using an alternate system for classifying resources on computer science. NASA database on aeronautics and astronaut include relevant bibliographical record from US Department of Defense and US Department of Energy who permit NASA to use their control vocabulary. तो यानी जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं, ठीक है, तो उन सभी के अंदर जो क्लासिफिकेशन स्कीम या कंट्रोल वोकेबलरी है वो क्या होती है, वो अलग अलग यूज होती है। The term collected from one organization can be viewed as an alternate access point so that at least one part of collection is accessible through another discipline's terminology. ठीक है, अगर वहाँ अगर दो तरह की वोकेबलरी को अगर मर्ज करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम किसी न किसी टर्म से यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। मैपिंग मल्टीपल स्कीम्स।
अब उसके लिए क्या करना होगा, जो अलग स्कीम से उनको क्या करना होगा, मैप करना होगा। Mapping one or more scheme is an indirect method for providing alternate subject access. As reported by Gail Hodge, the experience of BioSys, the world's largest private sector abstracting and indexing services of life science, illustrated based on application of this method. Their report that BioSys contributes to Taxoline database of NML are processed automatically to have appropriate term added. ठीक है, तो उसमें क्या किया उन्होंने कि उन बायोसिस ने एनएमएल को टेक्सोलाइन यानी अपना डेटाबेस की एक्सेस भी प्रोवाइड की। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, वो दोनों डेटाबेसेस को ऑटोमेटिकली मर्ज कर रहा था और उसकी वजह से कुछ नए टर्म्स दोनों डेटाबेस में ऐड हो गए। This is based on mapping of natural language terms that occurs in toxicology literature. ठीक है, और ये जो मैपिंग जो है वो नेचुरल लैंग्वेज टर्म्स के थ्रू हुई है। बायोसिस नॉर्मलाइज्ड नेचुरल लैंग्वेज की इंडेक्सिंग विथ मेश टर्मिनोलॉजी। बायोसिस में जो लिस्ट यूज की गई है वो मेश है। इन न्यू बायोसिस रिलेशनल डेटाबेस, बायोसिस बिल्ड maintains authority files, connect natural language disease name to the mesh control disease terms. When BioSys indexer assign the free text keyword for disease name, the appropriate mesh term is also added to the record as an alternate access terms. ठीक है, तो बायोसिस ने क्या किया, मेश का तो यूज किया ये, लेकिन उसने फ्री की टेक्स्ट कीवर्ड को भी उन्होंने उसके साथ यूज कर लिया ताकि जो बायोसिस के जो मैश के जो टर्म्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, अल्टरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी इन शॉर्ट अगर सिंपली इसको समझेंगे तो कोई भी रिसोर्स क्या कर रहे थे, वो एक से ज़्यादा कंट्रोल वोकेबलरी टूल को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, या तो कोई कंट्रोल वोकेबलरी टूल यूज़ कर रहे थे, उसके साथ साथ फ्री टेक्स्ट को यूज़ कर रहे थे। फ्री टेक्स्ट क्या होता है, जो यूज़र यूज़ करते हैं उस जिसकी कोई कंट्रोल वोकेबलरी नहीं होती। Adding new modes of understanding to digital library. Many digital library projects remain text-based or as text as image-based. Some audio, some video, and increasingly more multimedia dominated as internet's capability of presenting information in variety of other modes goes high up in leaps and bounds. KOS can be used to deal with these new dimensions. ठीक है, अब जैसे डिजिटल लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, टेक्स्ट भी आ रहे हैं, इमेजेस भी होते हैं, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। ठीक है, तो अगर कुल मिला कहें तो मल्टीमीडिया एक्सेस डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू प्रोवाइड होने लग गया है। क्यों, क्योंकि वेब में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि डिजिटल लाइब्रेरी भी उन सारी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकती है। तो KOS जो है वो भी क्या कर सकता है, इन डायमेंशन के साथ डील कर सकता है। KOS के अंदर भी मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इन द डिजिटल लाइब्रेरी एनवायरनमेंट दिस डायमेंशन कैन बी viewed as layers that can be added on the top of one or more object। ठीक है, तो ये KOS के अंदर एक या एक से अधिक लेयर्स के थ्रू इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। वेरियस टूल्स एंड सर्विस कैन बी डेवलप दैट आर गियर टू पर्टिकुलर मोड। ठीक है, अलग अलग सर्विसेज भी क्रिएट की जा सकती है जो इनको सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट ऑफ टेक्स्ट सर्च कैन प्रेजेंट इन ग्राफिकल और विजुअल फॉर्म फॉर बेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ यूजर। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे कि दिया है कि अगर आप टेक्स्ट सर्च कर रहे हो तो उसके रिजल्ट में पिक्चर्स भी दिखाई देनी चाहिए और हो सकता है तो वीडियो भी दिखाई देना चाहिए। जैसे गूगल में भी आजकल दिखाई देने लग गया कि अगर आप कुछ सर्च करते हो तो उसकी इमेजेस भी दिखाई देती है, वीडियो भी दिखाई देते हैं और टेक्स्ट सर्च भी दिखाई देते हैं। A geo library, which is defined as digital library holding geo information, need a geospatial dimension to be added to provide access by place, called georeferencing। ठीक है, अगर जियो रेफरेंसिंग जियोग्राफी की एक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, और जिसमें जियो इन्फॉर्मेशंस हैं, तो अगर जब भी कोई अगर व्यक्ति अगर इन चीज़ को सर्च करे तो उनको जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड
सॉफ्टवेयर के थ्रू होना चाहिए। डिसिप्लिन्स लाइक इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ, epidemiology, etc. Should be greatly benefited by using KOS that retrieve geo information. A digital library with access of such digital gazetteer service, ठीक है। तो डिजिटल गेजेटियर है उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर जियोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन वाली लाइब्रेरीज हैं वो भी उसका बेनिफिट ले सकती है। Though a geospatial KOS, user can see connection between disparate data because the data are presented in alternate mode, ठीक है। जियो स्पेटियल में क्या होगा, यानी जगह जगह की अलग अलग जगह की इंफॉर्मेशन है तो वो सारे कनेक्टेड इंफॉर्मेशन भी शो करेगा। मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर मल्टीलिंगुअल इंफॉर्मेशन है तो उसको सर्च करने के लिए भी मल्टीलिंगुअल टूल्स अवेलेबल हैं। एक्सपेंडिंग फ्री टेक्स्ट सर्च टर्म्स, ठीक है। जो सर्चिंग टेक्नोलॉजी है अब वो क्या फ्री टेक्स्ट सर्च टर्म भी शुरू हो गया है, यानी आपको उसके लिए कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। सिमेंटिक वर्ल्ड, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ थिंग्स। अब वेब में ये सब चीज़ें किस तरह से काम करती है। द वर्ल्ड वाइड वेब और द वेब इज एन एम्बॉडीड human knowledge. Technically speaking, the web comprises of all the resources and user on the internet that are using HTTP, ठीक है। तो इंटरनेट पे जो है उसमें सारे रिसोर्सेज होते हैं, सारे लोग होते हैं और मैक्सिमम लोग उसमें हाइपरटेक्स्ट HTTP यानी वेबसाइट्स को यूज कर रहे होते हैं। द सिमेंटिक वेब इज एन एक्सपांशन ऑफ द करंट वेब designated to help us to find, share and combine information more easily through the process of knowledge organization. तो सिमेंटिक वेब क्या करता है, वो वेब को क्लासिफाई करने के लिए उसको इंडेक्स करने में वो ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ लाइक थिंग्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या करती है, एक जैसी चीज़ों को या एक जैसे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके आती है। इन LIS थिंग्स मीन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स or their part or their representation as well as concept used to characterize document. Any grouping of object is based on conceptualization of the things, ठीक है। तो अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो वहां पे थिंग्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अब वही चीज़ें फिर से लिखी गई है कि उसमें थिसरीज यूज होता है, सब्जेक्ट हेडिंग यूज करेंगे, गाइड्स यूज करेंगे, तो वो सब चीज़ें मैं फिर से रीड नहीं कर रहा हूँ। प्रॉब्लम इश्यूज वेटिंग फॉर अ सॉल्यूशंस। अब कुछ प्रॉब्लम फिर भी ऐसी है जिसके सॉल्यूशंस की अभी ज़रूरत है या फिर जिसके सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन स्ट्रेटेजीज फॉर KOS, ठीक है। तो जो नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है उससे भी ज़्यादा इजी क्या हो रहा है, वेब ब्राउजर्स हो रहे हैं, इसीलिए लोग लाइब्रेरीज के ओपेक को यूज़ नहीं करते हैं या डेटाबेसेस को यूज़ नहीं करते हैं बल्कि गूगल को यूज़ करते हैं। तो जो यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन है वो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। हाउ टू डेवलप अंडरस्टैंडेबल एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स, ठीक है। तो यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं और या टर्म्स है उनकी डिस्क्रिप्टर्स जो है डिस्क्रिप्शन से उसको कैसे डेवलप किया जाए। हाउ टू शो एंड एक्सप्लेन रिलेशनशिप। द चैलेंज इज टू फाइंड द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्लैरिटी एंड कॉन्सियसनेस, ठीक है। जो रिलेशनशिप्स है डेटा के बीच में उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ टूल्स अभी भी अवेलेबल नहीं हुए हैं। हाउ टू अचीव दिस इन नेटवर्क सिचुएशन, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को नेटवर्क सिचुएशन में कैसे अचीव किया जाए। केओस इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसको कैसे हम लेंगे, ठीक है। क्रॉस ब्राउजिंग एंड क्रॉस सर्चिंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड केओएस सर्विस, अलग अलग सॉफ्टवेयर को मर्ज करके अगर कुछ ढूंढना है तो वो हम कैसे करेंगे।
टर्म्स को अगर मैप करना है तो कैसे करेंगे, क्लासेस को मैप करना है, तो ये सारी चीज़ें अभी भी ढूंढी जा रही है। हाउ टू अचीव सिमेंटिक इनऑपरेबिलिटी, ठीक है, ग्रामेटिकल जो है सिमेंटिक इनऑपरेबिलिटी है उसको कैसे हम अचीव करेंगे। KOS representations and service protocols. A basic infrastructure is needed in order to achieve programmatic access to KOS service. We need to provide protocol for network access to a variety of vocabulary for different end users and applications. This required in standard representation in formats such as RDF and XML. ठीक है, तो अब अगर हमें सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एक जैसे टूल्स प्रोवाइड करने हैं, तो फिर हमें स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट्स हैं उसको भी तय करना होगा कि इंफॉर्मेशन को PDF में प्रोवाइड करना है या XML में प्रोवाइड करना है या RDF में प्रोवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड टूल्स की यहाँ भी ज़रूरत है। What is the appropriate granularity of the base service to apply in evolving web or grid environment? Why and how is the scalable and sustainable management of KOS mapping required? ठीक है, जो नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम्स जो हैं उनको कैसे सस्टेनेबली, कैसे कंसिस्टेंटली उसको कैसे मैनेज करके रखा जाए। टर्मिनोलॉजी जो है तो उसकी सर्विस को कैसे प्रोवाइड किया जाए, कैसी टर्मिनोलॉजी को चूज़ किया जाए या कैसे टर्मिनोलॉजी को एक्सेस किया जाए। ठीक है, सोशल टैगिंग जो आ रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, बहुत बार जो टर्म्स है अगर गलत टर्म्स टैग हो गए तो हो सकता है कि यूजर्स को गलत रिजल्ट्स तक ले जाते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल टैगिंग एंड इनफॉर्मल नॉलेज स्ट्रक्चर वर्सेस एस्टेब्लिश्ड KOS। अगर KOS हमने बनाए हैं तो फिर सोशल टैगिंग को उसके साथ कैसे हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है जो KOS के सामने अभी भी है। वेब सिमेंटिक्स क्या करता है, ये वेब पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसको और बेहतर सर्चिंग उसकी और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें RDF आ गया है, वेब ऑन्टोलॉजी आ रहा है, तो ये सब मिलके जो वेब पे जो सर्च में जो डिस्क्रिप्शंस जो आ रही है उसको कम करने का प्रयत्न कर रही है। यानी इन शॉर्ट कि वेब पे क्या होता है कि वेब पे रिकॉल्स काफ़ी होता है, तो उस रिकॉल को कम करके प्रिसीजन जो है उसको बढ़ाने पे काम चल रहा है। SKOS हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो वही होता है, KOS एंड SKOS इज सेम। ठीक है, यूनिकोड का यूज़ ये करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर फुल टेक्स्ट सर्च हम सर्च कर ही सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, यही है इसमें। तो ये पूरा KOS के ऊपर था, नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम इसमें आज के जो सॉफ्टवेयर्स हैं यानी वेब डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर आज के जो वेब ओपेक्स हैं, ठीक है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। ठीक है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो हमारे जो आज के डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनका जो कैटलॉगिंग पार्ट्स हैं ये सारे नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे समझ में सबको। इसके अंदर अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ये इसके बाद जो है ना सभी एक काम कीजिएगा, ये जो ग्लोसरी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की, वो आप सब पढ़िए इसको, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ये जो कीवर्ड्स है ना ये सारा पढ़िएगा एक बार। तो इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसकी मीनिंग दी हुई है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, और बहुत बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको आ जाएगा एग्जाम में।
रेफरेंसेस एंड फर्दर रीडिंग, बस यही है इसमें। ठीक है, एनी क्वेरी?